बताइए भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अगर सबसे ज्यादा पूछे तो स्वाभाविक सी बात है भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम, किस राज्य के हाईकोर्ट में नंबर ऑफ जजेस हैं? तो ध्यान रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो स्वाभाविक सी बात है कि सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा। इसके अलावा आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 प्रोविजन करता है। इसके अलावा आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 प्रोविजन करता है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 224 में किया गया है। और आप जानते हैं कि अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसका सारा का सारा जो कार्यभार है वो फिर उच्च न्यायालय के जो अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसी के द्वारा संभाला जाएगा या उसी के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट, अब वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसी के द्वारा संभाला जाएगा या उसी के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 कहता है प्रेसिडेंट विल अपॉइंट
द हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 कहता है प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द हाई कोर्ट जजेस। विद एन एडवाइस ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रपति निम्न की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अभी यहां पर किसी ने पूछा भी कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट किसकी रिकमेंडेशन से करता है, तो देख लीजिए आपके सामने है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए वह मशवरा करता है किससे? फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा गवर्नर ऑफ रिलेटेड के द्वारा संभाला जाएगा या उसी के द्वारा संभाला। आर्टिकल 200 17 अनुच्छेद 217 कहता है प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द हाई कोर्ट जजेस विद एन एडवाइस ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रपति निम्न की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब यहां पर किसी ने पूछा भी कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट किसकी रिकमेंडेशन से करता है, तो देख लीजिए आपके सामने है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए वह मशवरा करता है किससे? फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा गवर्नर ऑफ रिलेटेड स्टेट या संबंधित राज्य का राज्यपाल। याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था पावर्स ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की शक्तियां, तो उसमें जब हम अपॉइंटमेंट पावर्स पढ़ रहे थे राज्यपाल की, तो वहां पर मैंने आर्टिकल 217 भी क्या किया था, आपको समझाया था और बताया था कि अनुच्छेद 217 के ही तहत या आर्टिकल 217 के ही तहत गवर्नर राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में क्या करता है? सलाह देता है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर की रिकमेंडेशन या एडवाइस पर करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के जो बाकी सारे जजेस होंगे उनकी नियुक्ति इन तीनों की ही रिकमेंडेशन या एडवाइस पर की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 217 के तहत एक हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की सलाह से की जाती है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह होगी, साथ में उसमें उस राज्य के राज्यपाल की सलाह होगी और साथ में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह होगी। नेक्स्ट अगला है आर्टिकल 217 का 2, अनुच्छेद 217 का 2, जिसमें है एलिजिबिलिटीज टू बी अ हाई कोर्ट जज, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं।
2 जिसमें है एलिजिबिलिटीज टू बी अ हाई कोर्ट जज, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत होगी? सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली रिकमेंडेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हिज एज शुड बी, हिज एज शुड बी, ध्यान रखेंगे, लेस देन 62 ईयर्स। उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में रिटायर होने की जो एज है या हाई कोर्ट जज की जो रिटायर होने की आयु है या एज है, दैट इज 62 ईयर्स। 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वह न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो या और मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वह न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो या और मिनिमम 10 ईयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या उसने कम से कम 10 वर्ष या उसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 219 संविधान क्रम दोनों पे दे, आज हम कर देंगे सब क्रम वाला। और डेटा भी नहीं हो सकता है, सॉन्ग पेपर भी हो सकता है, और बी आर के ऑल डॉट्स आर
बैठ सकते नहीं सकते, सोम बैठ सकते हो सकता है। ऑल हॉट आपकी ऑल हॉट हॉट पचास ऑल हॉट कोल्ड 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 ऑल हॉट आपकी ऑल हॉट आपकी ऑल हॉट आपकी हाँ हो सकता है। ऑल क्लियर हॉट नहीं हो सकता। हाँ ये भी हो सकता है। अनुच्छेद 219। इसके बाद आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219 जिसमें है ओथ टू हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन अगर उनके शपथ की बात होती है तो उन्हें शपथ दिलवाई जाती है बाय द गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा। टेन्योर कार्यकाल अभी अभी मैंने आपको बताया टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। 62 वर्ष की आयु में वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। या रिटायर हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट के जज की कितनी है, 62 ईयर्स या 62 वर्ष। लेकिन अगर वह चाहे तो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी अपना रेजिग्नेशन या त्याग पत्र किसको सौंप सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने की है तो वो अपना त्याग पत्र भी किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति। Some students are heroes, some students are heroes, some students are heroes, some heroes are students, some girls are students, some girls are students, some students are girls। चार बन गया। उसके बाद गर्ल्स स्टूडेंट से 50 से मिल जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट are girls, all students are girls, पाँच all students are girls, पाँच। उसके बाद some students are girls, some students are girls, छः। और some students some girls are students, सात सात बन सकते हैं। पति को देगा और राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंपकर वह अपना पद त्याग सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रिमूवल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखें,
इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। एज पर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। रिमूवल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। एज पर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 यानी कि जजेस इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1968 के तहत अगर कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोषी पाया जाता है या गैर संवैधानिक अरे लौड़ा रे कार्य करते हुए पाया जाता है। टी8 के तहत अगर कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोषी पाया जाता है या गैर संवैधानिक कार्य करते हुए पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा या प्रपोजल लाया जाएगा और वो जो प्रपोजल होगा, वो जो प्रस्ताव होगा,
वो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और कम से कम आएगा और वो जो प्रपोजल होगा, वो जो प्रस्ताव होगा, वो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और कम से कम राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। कहने का मतलब, जब लोकसभा के मिनिमम 100 सदस्य और राज्यसभा के मिनिमम 50 सदस्य साइन करके, हस्ताक्षर करके ये प्रपोजल ये प्रस्ताव देंगे कि किसी हाईकोर्ट के जज को उसके पद से क्या कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, तो वो ये प्रस्ताव सबसे पहले किसको देंगे? लोकसभा के मेंबर्स, लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के चेयरपर्सन या सभापति को। पहले किसको देंगे? लोकसभा ये प्रस्ताव देंगे कि किसी हाईकोर्ट के जज को उसके पद से क्या कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, तो वो ये प्रस्ताव सबसे पहले किसको देंगे? लोकसभा के मेंबर्स, लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के चेयरपर्सन या सभापति को। और फिर स्पीकर और चेयरपर्सन पर ही डिपेंड करता है कि वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। भाई, अगर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया, फिर तो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों के द्वारा इस
प्रपोजल को या इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो फिर इसके बाद एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और आप जानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या भारत के मुख्य न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट है। तो फिर इसके बाद एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और आप जानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश। और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट और साथ में एक लीगल एक्सपर्ट, इन 3 सदस्यों की सदस्य सदस्यता में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और अगर यह जांच समिति भी उस न्यायाधीश को दोषी पाती है तो फिर उस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आप जानते हैं कि उस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत उनके खिलाफ पारित हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है जब लोकसभा इम्पीचमेंट या तो फिर इसके बाद एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और आप जानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट और साथ में एक लीगल एक्सपर्ट, इन 3 सदस्यों की सदस्यता में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और अगर यह जांच समिति भी उस न्यायाधीश को दोषी पाती है
तो फिर उस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आप जानते हैं कि उस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत उनके खिलाफ पारित हो, और आप जानते हैं कि उस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत उनके खिलाफ पारित हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है जब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य उस न्यायाधीश के विरुद्ध मत कर देंगे या वोट कर देंगे, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस प्रोसेस से ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं और इसी प्रोसेस से हाई कोर्ट के जजेस को भी क्या किया जाता है, फिर न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो वह महाभियोग चला जाएगा। इस महाभियोग प्रक्रिया के तहत संसद के विशेष बहुमत पारित किए जाएंगे और उनके खिलाफ जांच सही पाया जाता है तो जिसको उनके पद से निष्कासित किया जाता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद सैलरी, क्लियर हो गई बात? इसके बाद सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स यानी कि वेतन एवं भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस, वेतन एवं भत्ते। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को दिया जाने वाला वेतन कितना होता है।
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसे वेतन दिया जाता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह या पर मंथ। और जो बाकी अदर जजेस या अन्य न्यायाधीश हैं, उन्हें मिलने वाला जो वेतन है दैट इज 2,25,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए पर मंथ या प्रति माह वेतन दिया जाता है और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए प्रति माह या पर मंथ वेतन दिया जाता है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ जजेस या न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ जजेस या न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका प्रोविजन आर्टिकल 222 में किया गया है और अनुच्छेद 222 आर्टिकल 222 ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर any high court judge from one high court to another with an advice of chief justice of India। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत एनी हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर विद एन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थान
स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, इसके बाद है फ्रीडम्स ऑफ हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। फ्रीडम्स ऑफ हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता। सबसे पहला आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 229 अनुच्छेद 229, जो कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और साथ में जितने भी प्रशासनिक खर्चे होते हैं वो सारे के सारे उस राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि अगर हाई कोर्ट का जज कोई हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करता है या अपने पद पर है, तो उसका वेतन कहां से दिया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज कोई रिटायर हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो फिर उस कंडीशन में उसका वेतन या उसकी जो पेंशन है वो कहां से दी जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। समझ गए बात? जब तक पद पर रहेगा सैलरीज एंड अलाउंसेस राज्य की संचित निधि से, और जब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसे दी जाने वाली जो पेंशन है वो कहां से दी जाएगी? तो ध्यान रखेंगे फ्रॉम
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि से उसे पेंशन दी जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 220 अनुच्छेद 220 आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 220 कहता है अ हाई कोर्ट या अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन ओनली प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। यहां पर हाई कोर्ट नहीं आएगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। लिखेंगे उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहां पर हाई कोर्ट नहीं आएगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। लिखेंगे उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकेगा। या वकालत कर सकता है। भाई हाई कोर्ट का तो वो जज रह चुका है ऑलरेडी, तो वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा। वो केवल और केवल अगर भारत में वकालत करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। हाई कोर्ट में उसे या किसी अन्य न्यायालय में उसे प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी गई है। इसके बाद लिखेंगे पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। उच्च न्याय
न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय अधिकारिता। सेम चीज हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पढ़ी थी, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी क्या बात की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय अधिकारिता होती है अगर कोई भी दीवानी मामला, यानी कि अगर कोई भी सिविल केस, कोई भी सिविल केस, कोई भी दीवानी मामला जिसकी वैल्यू 5 लाख या उससे अधिक है, उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी क्रिमिनल केस, यानी कोई भी और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पहले है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपीलीय अधिकारिता। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय अधिकारिता। सेम चीज हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पढ़ी थी, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी क्या बात की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय अधिकारिता होती है अगर कोई भी दीवानी मामला, यानी कि अगर कोई भी सिविल केस, कोई भी सिविल केस, कोई भी दीवानी मामला जिसकी वैल्यू 5 लाख या उससे अधिक है, उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी क्रिमिनल केस,
यानी कोई भी फौजदारी का मामला या कोई भी आपराधिक मामला। कोई भी क्रिमिनल केस या कोई भी आपराधिक मामला जिसमें 4 वर्ष या उससे अधिक की सजा न्यायालय के द्वारा दी गई है, तो उसकी अपील भी हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा